अच्छा जी, अब हमारा असल अगला टॉपिक है डिजिटल करेंसी क्या होती है। डिजिटल करेंसी के बारे में कुछ मालूमात हैं? नहीं है तो कहीं नहीं है, नहीं है। ओके, बीटीसी का नाम सुना कभी? बिटकॉइन का नाम। बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन असल में एक करेंसी है जो डिजिट्स की शक्ल में है, उसको पेपर की शक्ल में कुछ नहीं है वो। अच्छा। जैसे पाकिस्तानी रुपया है या डॉलर है, इस ये पेपर की शक्ल में मौजूद है ना। जबकि जो अब डिजिटल करेंसीज हैं वो सिर्फ डिजिट्स की शक्ल में मौजूद होती हैं। आप कोई भी इंटरनेशनल वॉलेट बनाएं, जैसे ईमेल शीमेल बनती है ना, वॉलेट बनाएं, उसके अंदर वो डिजिटल करेंसी ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसको कहीं और ट्रांसफ़र कर दें किसी और को। समझ लगी? इसमें बाकायदा पूरी दुनिया में ख़रीदो फरोख्त भी शुरू हो चुकी है और डिजिटल करेंसियाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों में हैं इस वक्त मौजूद है। ठीक है, मशहूर जो हैं वो 2-4 हैं जिनमें ज़्यादातर ट्रांजैक्शन चलती है। इधर तक क्लियर हो गया। अब आगे से दौर जो है ना वो डिजिटल करेंसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी पेपर भी ख़त्म कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ डिजिट्स की शक्ल में अकाउंट से इधर उधर पैसा जाए और काम होता रहे। ठीक हो गया। और दुनिया बड़ी स्पीड से इसकी तरफ शिफ्ट हो रही है। हाँ, वो उसके अंदर उसके पीछे फिर भी नोट होता है। ठीक है, इसके पीछे नोट भी नहीं है। ठीक हो गया। इधर तक समझ लगी डिजिटल करेंसी क्या होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ ही मैं अटैच कर दूं कि हम आ रहे हैं अब क्रिप्टो की तरफ। क्रिप्टो कॉइन्स क्या आते हैं, एक्सचेंजेस क्या आती हैं। ठीक है, इसको भी मैं इसके साथ कवर करूं। अच्छा, डिजिटल करेंसीज के अंदर ना बिटकॉइन बहुत बड़ा और सबसे मशहूर डिजिटल करेंसीज में बिटकॉइन। आले चाह नहीं पीनी। अच्छा, उस तो बाद जड़ा ना बिटकॉइन सबसे ज़्यादा मशहूर है। इथेरियम एक मशहूर है बड़ा कॉइन। ठीक है, ये जो डिजिटल करेंसीज में है। अच्छा, उसके बाद जनाब आते हैं क्रिप्टो कॉइन्स क्या आते हैं। अपनी बेस है बिटकॉइन ते यो के जड़े मर्जी। आपने सवाल नहीं अंदर करने, आपको सारी बातें समझ लगती जाएंगी। अच्छा। ठीक है, जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा ना फिर कहना अब आपको क्या नहीं समझ लगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूँ क्रिप्टो कॉइन्स की तरफ। कराची स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा आपने, बड़ी बात। स्टॉक मार्केट क्या होती है, उसमें होता ये है असल में कि स्टॉक मार्केट के अंदर कि वो ना मसलन किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के अगर बिलफर्ज उसके जो है ना हिस्से वो बेच देते हैं मार्केट में। ठीक है, जो मर्जी उन हिस्सों को ख़रीद ले। मसलन एक पाकिस्तान स्टील मिल है बिलफर्ज, स्टील मिल के उन्होंने हिस्से जो है ना बेच दिए और एक हिस्से की एक कीमत रख दी। मसलन एक हिस्से की कीमत है 10 रुपये और उसके 1 अरब हिस्से हैं। टोटल कितने? 10 रुपये का एक हिस्सा और 1 अरब हिस्से हैं उसके। टोटल उसकी मालियत क्या हुई? 10 अरब। समझ लगी? अब कोई चाहे 5 हिस्से खरीद ले 50 रुपये के, कोई चाहे 50 हिस्से खरीद ले 5000 के। 10 रुपये का एक हिस्सा है ना। अब वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, अच्छा, अब ये जो हिस्से हैं ना, ये इनकी जैसे ही अब इस हिस्से की कीमत जो कि 10 रुपये है, ये हिस्से की कीमत कम ज़्यादा कब होगी? अगर पाकिस्तान स्टील मिल की जो है ना वो अंदर बिलफर्ज वहाँ आग लग जाए, नुकसान होगा। नुकसान होने से उस मिल की वैल्यू कम होगी ना, तो उसके हिस्से की भी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे एकदम अगर वो डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, उनके एसेट्स पड़े हैं। ठीक है, अब अगर पाकिस्तानी रुपया की कदर गिर जाए तो उनके एसेट जो भी पड़े हैं, क्या ख्याल है कि उनकी वो डी वैल्यू हो गए ना, तो उसके हिस्से पर भी फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो मुख्तलिफ जो मुल्की या गैर इंटरनेशनल मुख्तलिफ मामलात जो बिज़नेस से मुतल्लक़ हैं, जो पाकिस्तान स्टील मिल की मईशत पर, उसकी इकॉनमी पर, उसकी वैल्यू को डी वैल्यू करने में असरअंदाज हो सकते हैं। किसी भी न्यूज़ की शक्ल में भी कोई ख़बर भी आएगी, उस पर भी अगर उसकी वैल्यू डाउन होती है ना, तो उससे उसके हिस्सों की वैल्यू पर असर पड़ता है। बात समझ लगी? ये तो थी ना स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही। ठीक है, अब आते हैं क्रिप्टो कॉइन्स की तरफ। जो जितने भी कॉइन्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनके पीछे भी कुछ ना कुछ कंपनियाँ मौजूद हैं, उन कंपनियों के हिस्सों को हम ख़रीदते और बेचते हैं। और ख़रीदने और बेचने के लिए हमारे पास जो करेंसी मौजूद है वो डिजिटल करेंसी है, जो वो बिटकॉइन हो सकती है, USDT हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जिसके ज़रिए देखें ना, मंडी में आप जाएं, इंटरनेशनल मंडी में जाएं, वहाँ पर बिलफर्ज मंडी के अंदर जी
एक करेंसी है रूस की करेंसी है रूबल, ठीक है, और अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर, ठीक है, सऊदी अरब की करेंसी है रियाल। अब मसलन ये 3 करेंसियाँ मंडी में चलती हैं कि आप जो भी जिन्स खरीदनी है बेचनी है तो उसके लिए ये 3 करेंसियाँ लाएं जी, इन 3 करेंसियों में से कोई भी ले आओ और ख़रीदो फरोख्त कर लो, है कि नहीं, ठीक है। अब क्रिप्टो से मुतल्लक जितने कंपनियां हैं जिनके हिस्से हमने ख़रीदने और बेचने हैं वो भी तो आखिर कुछ करेंसियाँ होगी ना जिनमें ख़रीदना और बेचना है। मेरी बात समझ लग रही, मुश्किल तो नहीं है, नहीं हैं? तो वो जो करेंसियाँ हैं वो डिजिटल करेंसी हैं जिनमें हम पहले अपने पाकिस्तानी रुपीज़ को से डिजिटल करेंसी ख़रीदते हैं, उस डिजिटल करेंसी के ज़रिए हम हिस्से ख़रीदते और बेचते हैं, जैसे उनकी वैल्यू डी वैल्यू होती है। बात समझ लगी, मुश्किल तो नहीं लगी बातें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको भी समझ लगी थोड़ी स्टोरी। अच्छा, अब ये ना जो क्रिप्टो के अंदर जितने कॉइन्स हैं, ये जो मैं कॉइन्स कह रहा हूँ ये असल में कंपनियां हैं जिनके हिस्से खरीदे और बेचे जा रहे हैं। अब मसलन एक कॉइन है उसका नाम है ल्यूनिक LUNC, एक कॉइन है उसका नाम है शिट SHIT शिट। अब शिट कॉइन जो है ना उसके पीछे असल में एक बहुत बड़ी गेम है, वीडियो गेम है। वो वीडियो गेम की एक कंपनी है जिसके हिस्से जो है ना जो यहाँ ख़रीदे और बेचे जाते हैं ना उसका नाम उन्होंने फ्रंट एंड पे शिट रख दिया है। आप शिट के जब कॉइन्स ख़रीदते और बेचते हैं ना आप असल में उस कंपनी के हिस्से जो हैं वो ख़रीद और बेच रहे होते हैं, और उस कंपनी के वैल्यू और डी वैल्यू होने से या किसी भी न्यूज़ के असरअंदाज होने पे या उसके हिस्से में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, अब जिन्होंने आम तौर पे पूरी दुनिया के अंदर बिटकॉइन जो है ना, बिटकॉइन डिजिटल करेंसी, इसके हिस्से भी हैं। BTC को BTC में ख़रीदा और बेचा भी जाता है। BTC एक डिजिटल करेंसी भी है और वह हिस्से भी हैं उसके। आप BTC को BTC में ख़रीदते और बेचते भी हैं, ख़रीद और बेच सकते हैं। अच्छा, मैं लेक्चर जरा स्टार्ट किया है ये बकायदा रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, इधर तक गल समझ लग गई। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ना अब BTC जड़ा है, BTC सारी डिजिटल करेंसीज दी है ना इस क्रिप्टो मार्केट दी मां है। हर वड्डे वड्डे इन्वेस्टर ने दा कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किसी भी शक्ल च बिटकॉइन दे विच अटैच ज़रूर है। समझ लगी? ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ BTC ਦੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ BTC ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਵਧੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੌਰਨ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੋਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ है ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ मेन इन्वेस्टमेंट पीछे बिटकॉइन च होती है। बात समझ लगी? मुश्किल तो नहीं है बात। इसका मतलब हम किसी भी कॉइन को ख़रीदें और बेचें, कॉइन का मतलब समझ लग गया था, यानी उसके पीछे कोई कंपनी है जिसके हिस्से से हम खरीद और बेच रहे हैं। मैं उसको कॉइन कह रहा हूँ क्योंकि फ्रंट एंड पे उसका नाम कॉइन होता है, ठीक है। हम जिस भी कॉइन को ख़रीदते और बेचते हैं, लेकिन उन कॉइन्स को ख़रीदने और बेचने के साथ साथ कम से कम हमें ये पता हो कि इस टाइम BTC क्या कर रहा है। BTC की मार्केट को भी देखते रहना पड़ता है कि BTC, अब मसलन कल सुबह की बात है कि मैं नॉर्मल ट्रेड कर रहा था, एकदम मैं कुछ 6-7 कॉइन्स में काम कर रहा था, सारे कॉइन्स की मार्केट गिरना शुरू हो गई स्पीड से। मैंने कहा ये क्यों एकदम गिर रहे हैं सारे? तो वो तो इत्तफाकन मेरा काम करने का स्टाइल ऐसा है कि मैं बहुत मार्केट गिरे वहाँ पर पहली ट्रेड लेता हूँ, इसलिए मैं बच गया, मैं फंसा नहीं ऊपर, ठीक है। तो वो जनाब एकदम जब गिरना शुरू हुई ना, मैंने फ़ौरन BTC का चार्ट खोला, BTC की मार्केट खोली, मैंने देखा उसने इतनी लंबी डिप मारी है नीचे, उस मार्केट उसकी एकदम गिरी थी, और उसके गिरते ही सारी मार्केटों ने गिरी क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स की उसमें इन्वेस्टमेंट मौजूद थी। फ़ौरन हिस्सा जो है ना जिनके लगे हुए हैं उन पर फ़ौरन असरअंदाज करता है BTC। इधर तक बात समझ लगी? मुश्किल तो नहीं है बात, ठीक है। अच्छा, हमने क्रिप्टो कॉइन्स, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हुण मैं इस तो बाद दसदा क्रिप्टो एक्सचेंजिज की ने। हाले तक तो मैं तुहानूं ये दस्सिया है कि क्रिप्टो कॉइन्स ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। उन्होंने कॉइन्स कहते हैं, मुख्तलिफ उन्होंने पीछे कंपनीज होंगे ने, और ये सैकड़ों नहीं हज़ारों कॉइन्स ने जेड़े मर्जी दे तुसीं खरीद लो बेच लो, ठीक हो गया। हुण
ਅਸਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਇਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਸ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਮ, ਕਪਾਸ, ਨਮਕ, ਚਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਜਨਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅਜਨਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਨਾਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਾਰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੋਇਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਸੈਲਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਕਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿੰਸ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇੰਨੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਕ ਮੁਯੱਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਲੱਭੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੁਣ ਐਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਇਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਇਨ ਲਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਟ ਕੋਇਨ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਤ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਲਾਇਬਲ ਵੱਡੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲਫ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਨੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ MEXC, MEXC, ਉਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਬਾਈਨੈਂਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਈਨੈਂਸ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ MEXC 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲੋ, ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ MEXC ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ, MEXC ਦੀ ਐਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਨ ਅਪ। ਸਾਈਨ ਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਈਨ ਅਪ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ OTP ਕੋਡ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਡ ਉੱਥੇ ਫੌਰਨ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿਮ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਇਨਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਇਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ। ਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਇਸ ਕੋਇਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਬਾਇੰਗ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਦਾ ਉੱਤੇ ਬਟਨ ਹੋਣਾ, ਬਾਈ ਆਰਡਰ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਣਗੇ। ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉਹ ਬਾਈਨੈਂਸ ਉਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਸੈਲ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਇਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੋਇਨਸ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਨਸ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਵੇਚੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿਕਣਗੇ, ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰ ਉੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੋ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਓ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਡਾਲਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਈ ਸੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਹ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਕੇ ਜੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੋਜ਼।